फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो गाइज कल मैं मैगजीन नहीं लेके आई, ठीक है, 31 दिसंबर 2020 की। तो चलिए हम आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज ये 31 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, और आपको पता ही है आज क्या हमारी शुरू हो गया 1 जनवरी 2021। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट न्यूज है वो है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ऑफ मॉडिफाइड स्कीम टू एनहेंस इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी इन द कंट्री। देखो गाइस, आप सबको पता होगा हम कितनी बार करते हैं बायो इथेनॉल। क्यों इथेनॉल को हम क्यों इसकी डिस्टिलेशन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम क्या करें, इसकी हम ब्लेंडिंग कर सके किसी में, पेट्रोल में। ठीक है, आपको पता है हमारे एमिशंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी खुद की एक क्या है पॉलिसी है जिसके अंदर हमें क्या करना है, 20% ब्लेंड करना है इथेनॉल किसमें, पेट्रोल में। ठीक है, इसके अलावा हमारी एक और पॉलिसी है, ठीक है, जिसके अंदर हमें बायोडीजल ब्लेंड करना है, किसके अंदर, डीजल में 5%। ठीक है, तो ये हम सब क्यों कर रहे हैं, ताकि तो हमारे इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो, कार्बन एमिशंस कम हो, फॉरेक्स हमारा सेव होगा। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जिस वजह से हम क्या चाह रहे हैं फिलहाल कि इथेनॉल की जो डिस्टिलेशन कैपेसिटी है वो हम एनहेंस कर सकें। ठीक है, अभी क्या किया कैबिनेट ने, क्या किया है, ताकि जो डिस्टिलरीज है मतलब कि जो इथेनॉल बनाएंगी ताकि वो और फ्रूट्स को यूज कर सके शुगर केन के अकॉर्डिंग। देखो ऐसा गाइस, आप सबको पता है कि जहाँ जो शुगर मिल्स होती है, जहाँ पे आप चीनी बनती है, तो शुगर केन का यूज करके ही शुगर मतलब कि हम प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा क्या है, उसी प्लांट में साइड में डिस्टिलरीज होती हैं जो मेनली अल्कोहल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो वही डिस्टिलरीज को उनको बोल रहे हैं कि कुछ डिस्टिलरीज को ही बोलेंगे कि आप सिर्फ शुगर केन पे ही क्यों डिपेंडेंट है, आप कोई और क्रॉप यूज करो और उससे इथेनॉल ही बनाओ। ठीक है, तो कैबिनेट ने क्या किया, अगर कोई डिस्टिलरीज को इन्वेस्ट करती है कि किसी और क्रॉप को यूज करके वो इथेनॉल क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, तो कैबिनेट ने क्या करेगी, उसको इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। मतलब कि अगर वो लोन उसको 6% में प्रोवाइड करेगी तो उसको कम से कम वो 4% में लोन प्रोवाइड कर देगी। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे आप राइस से प्रोड्यूस करो, मेज से प्रोड्यूस करो, सोरगम, वीट, बार्ले, कॉर्न, शुगर बीट, इन सबको यूज करके इथेनॉल को प्रोड्यूस करो, ताकि हम क्या करें, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी हम क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, अभी तक क्या है, जो सॉफ्ट लोन स्कीम है वो सिर्फ उन्हीं डिस्टिलरीज को हम देते हैं जो इथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं बाय यूजिंग शुगर केन। ठीक है, मतलब कि अभी तक जो शुगर केन का यूज करके जो इथेनॉल प्रोड्यूस करती है, हम सिर्फ उन्हीं को लोन स्कीम देते हैं। लेकिन अभी कैबिनेट ने क्या किया है, अगर कोई और क्रॉप यूज करके भी आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो तो उनको भी क्या करेगी, इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट ने साथ में क्या किया, डिस्टिलरीज को एनकरेज किया है कि आप क्या करो, जो मैदा होता है उससे इथेनॉल प्रोड्यूस करो, और साथ में जो राइस अवेलेबल रहता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। देखो गाइस, आप सबको पता है हमारी इंडिया में प्रोडक्शन अच्छी है, मतलब कि मैं ये नहीं कहती प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा जो खाना है वो खराब भी चला जाता है, जैसे राइस हो गया, अनाज हो गया, सब वेस्ट चला जाता है। तो ये बोला है कि जो राइस अगर अवेलेबल रहता है एफसीआई के पास, आप उसको यूज करके क्या करो, इथेनॉल प्रोड्यूस करो। गवर्नमेंट ने कुछ रेम्यूनरेटिव प्राइस भी इथेनॉल का फिक्स किया है, जो अगर आप मेज और राइस से क्या करोगे, प्रोड्यूस करो। जैसे आपका क्या होता है, एमएसपी होता है, ठीक है, एफआरपी होता है। ठीक है, उसी तरह इन्होंने गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, रेम्यूनरेटिव प्राइस हम फिक्स कर दिया अगर कोई भी मेज और राइस से इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया, जो हमारा ब्लेंडिंग टारगेट है कि इथेनॉल को हमने 20% इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करना है, वो हम अचीव कर पाएंगे। और साथ में जो हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है और इंपोर्ट बिल का जो फॉरेक्स है हम उसको सेव कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑलरेडी टारगेट को फिक्स कर चुके हैं कि हम 10% इथेनॉल को फिक्स ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ, कब तक, 2022 तक, और 15% तक करेंगे 2026 तक, और 20% ब्लेंडिंग हम करेंगे बाय 2030 तक। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है इसके प्रोडक्शन को एनहेंस करते हैं। देखो 3 जनरेशन के एक्चुअली क्या होते हैं, ये बायोफ्यूज होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट जनरेशन होता है, एक सेकंड जनरेशन होता है, एक होता है थर्ड जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हम मेनली वही लाते हैं जो हम आपकी जो क्रॉप्स होती हैं, फूड क्रॉप्स होती हैं, इससे अगर आप कोई भी बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हो। और सेकंड जनरेशन में भी ऑलमोस्ट यही होता है, हम फूड क्रॉप्स को यूज करते हैं। थर्ड जनरेशन में हम कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज करते हैं जैसे माइक्रो एल्गी होगी। ठीक है, अगर हम इनसे क्या कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं बायोफ्यूल्स, तो हम उसे थर्ड जनरेशन क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट जनरेशन जो इथेनॉल की प्रोडक्शन को एनहेंस करना है, ताकि हम क्या कर सके, जो फार्म लैंड्स है उनको हम शुगर केन से डाइवर्ट कर सके। मतलब कि अभी क्या फार्म लैंड्स मैक्सिमम शुगर केन क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि वो जरा डाइवर्सिफाई हो, शुगर केन के अलावा कुछ और क्रॉप्स को भी क्या करें, ग्रो करें, ताकि हम उससे इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, इसके अलावा क्या करा जाएगा, शुगर केन को कंट्रीब्यूट किया जाएगा अराउंड 6 बिलियन लीटर अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 11 बिलियन लीटर बाय 2030। ठीक है, हम क्या करेंगे, इथेनॉल को एज अ फ्यूल प्रमोट करेंगे, जो कि एक नॉन पोल्यूटिंग और इनएग्जॉस्टिबल फ्यूल है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
हम साथ में अपने ब्लेंडिंग लेवल्स को भी इंक्रीज करेंगे ताकि हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें और फार्मर्स की इनकम को प्रोड्यूस कर सकें, जो आपको पता ही है 2022 तक हमारा एम है डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है, बायोइथेनॉल कैसे जनरेट होता है ये आप देख सकते हो। जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल टेक्नोलॉजीज है वो कुछ ऐसे रॉ मटेरियल यूज करता है जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले, कॉर्न, शुगर केन, शुगर पीट हो गया। इसके अलावा जो सेकंड जनरेशन बायोइथेनॉल टेक्नोलॉजी है ये कुछ लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास यूज करता है जैसे क्रॉप रेजिड्यूज, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है। ठीक है, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इसमें। एक होता है थर्ड जनरेशन बायोइथेनॉल टेक्नोलॉजी होती है, ये इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं कहां से, माइक्रोएल्गी से करता है। इसके अलावा एक फोर्थ जनरेशन बायोइथेनॉल टेक्नोलॉजी होती है जो कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं जैसे जीएम शुगर केन हो गया, जिसके अंदर लिपिड क्या होता है गाइस, ऑयल होता है, ऑयल कंटेंट, उसका ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जिसको हम आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। ये गाइस जो न्यूज है हमारी GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक सेकंड गाइस। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेंट पब्लिक सजेशंस टू मिनिस्ट्री फॉर सिस्टमैटिक चेंजेस। ठीक है, अभी क्या जो CBC ने कुछ सजेशंस भेजे हैं मिनिस्ट्रीज को कि कुछ सिस्टमैटिक चेंज किया जाए। अगेन गाइस जो हमारी न्यूज है किसमें कवर होगी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अंडर GS2। ठीक है, देखो ये क्या करना चाहिए, ये जो CBC ने ऐसा काम किया है, एक्सरसाइज का मतलब क्या, CBC ने जो सजेशंस भेजे हैं वो इसलिए किए हैं ताकि हम कुछ सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट लेके आ सके टू वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और उसको जल्दी ही इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, CBC ने सजेशंस इसलिए मांगे हैं ताकि हम क्या कर सके, प्रिवेंटिव विजिलेंस पे फोकस कर सके रेदर देन पुनिटिव विजिलेंस। देखो गाइस आप सबको पता है पुनिटिव विजिलेंस क्या होता है, जब एक बार क्राइम हो चुका उसके बाद जब आप मॉनिटरिंग करते हो उसे पुनिटिव विजिलेंस बोलते हैं। प्रिवेंटिव विजिलेंस में क्या होता है, अभी क्राइम होने से पहले अगर आप पहले ही उसको मॉनिटर कर लेते हो तो वो क्राइम नहीं होता। ठीक है, तो CBC ने बोला कि हमें फोकस करना है प्रिवेंटिव विजिलेंस में अदर देन पुनिटिव विजिलेंस पे। ठीक है, सजेशंस क्या क्या दिए CBC ने, उन्होंने बोले एडमिनिस्ट्रेटिव और बिहेवियरल चेंज लाना चाहिए जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर जो फोन कॉल्स को आंसर नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा क्या हर एक डिपार्टमेंट को कुछ इंक्वायरीज कंडक्ट करानी है थ्रू अ थर्ड पार्टी। इसके बाद हमें क्या करना है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट की जो सैलरी है वो उसकी परफॉर्मेंस से लिंक करनी है। देखो गाइस आप सबको पता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि यार ठीक है मैं काम करूं ना करूं क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो सैलरी आई हुई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी को हमें क्या करना है, लिंक करना है। इसके अलावा जॉब रोटेशन एट बैंक्स में भी क्या है, हर वे में क्या है जॉब रोटेशन होनी चाहिए ताकि हम इरेगुलरिटीज को चेक कर सकें। इसके अलावा CBC का ये गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। CBC 1964 में सेटअप हुआ था किसकी रिकमेंडेशन पे, सांतनम कमेटी में, ताकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को गाइड कर सके कि किस तरह से विजिलेंस कर सकते हो। ठीक है, टू चेक करप्शन, सिंपल बात ये है। 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। लेकिन CBC क्या मल्टी मेंबर बॉडी, अगेन इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर क्या है एक CBC कमिश्नर होते हैं और साथ में 2 से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर्स नहीं होते। ठीक है, इसके बाद क्या इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसकी रिकमेंडेशन में, 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया जाता है और 3 मेंबर आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के हेड होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं और एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, ये गाइस ये आपका सारा ना इस तरह से आपका जो स्टैटिक पार्ट है ना वो कवर हो जाता है। CBC आप पूरा पढ़ लिया देखो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपनी। कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOU बिटवीन इंडिया एंड भूटान ऑन द कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, आप किस तरह आउटर स्पेस का पीसफुल यूज कर सकते हो, इंडिया और भूटान ने इन दोनों में क्या किया, कोऑपरेट किया। गाइस ये जो न्यूज है हमारी इंटरनेशनल इश्यूज में कवर होगी। ठीक है, अभी क्या है जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया और भूटान में, ये एक तरह से कुछ कोऑपरेशन पॉसिबिलिटीज को क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा और उसमें क्या इम्पिटस का मतलब क्या एक तरह से बूस्ट करेगा। ठीक है, इट विल प्रोवाइड इम्पिटस टू एक्सप्लोर कोऑपरेशन पॉसिबिलिटीज इन द फील्ड ऑफ, ताकि हम रिमोट सेंसिंग ऑफ अर्थ को क्या कर सके, मतलब कि एक्सप्लोर कर सके सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट नेविगेशन में, स्पेस साइंस और एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, इंडिया और भूटान ने डिस्कस किया कि हम एक फॉर्मल स्पेस कोऑपरेशन को भी सेटअप करेंगे और MOU भी एस्टेब्लिश करेंगे फॉर स्पेस कोऑपरेशन जो कि नवंबर 19 में साइन हुआ था। अब इंडिया कैसे पीसफुल यूज करती है किसका, आउटर स्पेस का। इंडिया ने अपना जो वास्ट एक्सपीरियंस है उसमें काफी ज्यादा पीसफुल यूज किया आउटर स्पेस एक्टिविटीज को और इसको शेयर किया है अपने एक्सपीरियंस को थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। करंटली इंडिया क्या फॉर्मल कोऑपरेशन एग्रीमेंट में है किसके साथ, अराउंड 55 कंट्रीज के साथ, और अब किसके साथ आगे, भूटान के साथ भी आगे, और 5 मल्टीनेशनल बॉडीज के साथ ऑलरेडी फॉर्मल कोऑपरेशन एग्रीमेंट में है। इंडिया सभी मेजर इंटरनेशनल ट्रीटीज का पार्ट है। ठीक है, जो भी आउटर स्पेस से रिलेटेड है, जैसे हो गया आउटर स्पेस ट्रीटी, रेस्क्यू एग्रीमेंट, लायबिलिटी कन्वेंशन,
रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन या मून ट्रीटी, ठीक है। इसके अलावा जो कमिटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस है दैट इज ऑफ कॉपर्स, ये 1959 में एस्टेब्लिश की गई थी, किसके द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, ताकि हम क्या कर सके, जो भी आउटर स्पेस को पीसफुल यूज हो रहा है उसको क्या कर सके, रिव्यू कर सके और उस पे फोस्टर कर मतलब कि जल्दी कर सके, ठीक है, और जो कुछ लीगल इश्यूज है उनको कंसीडर कर सके अगर कोई भी आउटर स्पेस को मतलब कि इलीगल एक्सप्लोर कर रहा है, और इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया आउटर स्पेस के ट्रीटी से हर एक उसका क्या है, पार्ट है। हमने कर लिया काफी ट्रीटी, और एक कॉपर्स जो 1959 में पढ़ा था, इसका भी इंडिया पार्ट है, जो क्या करता है, जो ये रिव्यू करता है कि आउटर स्पेस में इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन हो रहा है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कैबिनेट अप्रूव एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम एंड क्रिएट्स कमिटी फॉर फास्टर अप्रूवल ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। गाइस ये जो हमारा न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होगा, क्योंकि हम इस न्यूज में क्या पढ़ेंगे, आकाश मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैबिनेट ने बोल दिया कि ठीक है आप आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो और एक कमेटी बनाया ताकि हम इसके एक्सपोर्ट्स को जल्दी से जल्दी अप्रूव कर सकें, ठीक है। अभी क्या किया कैबिनेट ने अप्रूव किया ताकि हम जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, उसको हम एक्सपोर्ट कर सके टू फ्रेंडली फॉरेन सिस्टम, जो हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज होगी जैसे नेपाल, भूटान, ठीक है, इनको हम एक्सपोर्ट कर सके। इससे क्या होगा, सबसे पहले क्या हम जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उनका जो टारगेट है $5 बिलियन उसको भी अचीव कर सकते हैं, और हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है विद फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज उनको भी इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा क्या, जो आकाश के अलावा हमारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अदर मेजर प्लेटफॉर्म्स में भी है, जैसे कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम में, रडार्स में, एयर प्लेटफॉर्म में। और जो कमेटी बनाई गई है इसके अंदर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होंगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे, जो इसलिए क्रिएट की गई है ताकि हम क्या कर सके, एक्सपोर्ट्स को क्या जल्दी से जल्दी फास्टर अप्रूव कर सके। इसके अलावा और क्या मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि हम अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट्स को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। एक सेकंड गाइस, सबसे पहले हमने लिए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इनको नोटिफाई किया है ताकि हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके टू द प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्टर्स कि हम अपने प्रोडक्ट को गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाई कर सके। देखो भाई, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे उससे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाई कराना पड़ेगा, और इसके लिए हमने ये स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा हमने एक सेपरेट सेल बनाया कहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में, ताकि हम क्या कर सके, एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी एक्शंस है उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सके, फॉलो कर सके। इसके अलावा एक कंप्लीट एंड टू एंड ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसमें आप क्या करोगे, हर एक जो परमिशन है जो भी आपने डेवलप करी है उसको रिसीव करोगे और उसकी प्रोसेसिंग करोगे। इसके अलावा क्या है, अगर कोई ऑर्डर रिपीट हो रहे हैं किसी सेम प्रोडक्ट के सेम एंटिटी को, तो एक कंसल्टेशन प्रोसेस होगी ताकि और एक परमिशन इशू होगी इमीडिएटली। मतलब कि अगर आप ऑर्डर रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सपोज करो हम किसी कंट्री को दे रहे हैं, लाइक हम नेपाल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर नेपाल हमारे प्रोडक्ट को आगे वो कहीं एक्सपोर्ट करो, समझ में आ रहे हो, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हम इस तरह की जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसको रखेंगे ताकि परमिशन इशू की जाएगी। आकाश मिसाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, अगेन गाइस इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी रेंज क्या है, 25 किलोमीटर है। सबसे पहले 2014 में इसको इंडक्ट की गई थी हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस में, और 2015 में इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया था। जो एक्सपोर्ट वर्जन है आकाश का वो थोड़ा सा अलग होगा एज कम्पेयर टू जो अभी हमारा इंडियन आर्मी के साथ क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या किया, अप्रूव किया है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स इन साउथ लॉजिस्टिक्स हब इन द यूपी, ठीक है। तो ये तो हमारी न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी, ठीक है, अंडर GS3, ठीक है। अभी क्या है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स की कंस्ट्रक्शन को अलॉट कर दिया है। कहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, एक तो आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में बनेंगे, कर्नाटका के तुमाकुरु में बनेंगे, अंडर चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। देखो गाइस, हम डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स पढ़ते हैं, ठीक है, इवन की वाटरवेज के पढ़ते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात हो रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सा बनेगा, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर ये 2 कॉरिडोर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और इसके कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया किसने, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हम कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे भी बनाने की सोच रहे हैं, इसको डेवलप किया जाएगा विद इन द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स टू प्रोवाइड। इससे होगा एक तो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज है ताकि हम उनको सस्टेनेबल प्लग एंड प्ले मॉडल प्रोवाइड कर सके, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल यूटिलिटीज को। इसके अलावा क्या कर सके, कुछ इमीडिएट अलॉटमेंट कर सके लैंड पार्सल्स की, ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। जो अगर कोई भी इन्वेस्टर आता है उसको अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना, सबसे पहले उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी लैंड, ठीक है। तो लैंड के लिए आपको पता है लैंड क्लियरेंसेस एक खुद में बहुत बड़ा प्रोसेस है और चैलेंज है, तो इसको ताकि इमीडिएटली हम लैंड अलॉट कर सके ये करेंगे।
इसके अलावा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रेल कनेक्टिविटी फॉर फ्रीट मूवमेंट, ये हम करेंगे पोर्ट से, लॉजिस्टिक हब से, अलोंग विद रिलायबल पावर एंड क्वालिटी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा क्या है, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस है वो क्या करेगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करेंगे, और कुछ वाइल बेनिफिटिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ्स एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ईच सीबीआई स्टेट, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है और जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है उसको भी अप्रूव किया गया, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। देखो इसकी लोकेशन याद रखना। इसका एम क्या है, ताकि हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना सके ग्लोबल वैल्यू चेन में। ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब क्या है, सप्लाई, जो भी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितनी भी सप्लाई है उसमें हम इंडिया को हर जगह क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। जो लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट है ये एक एफिशिएंट स्टोरेज एक ऑफ गुड्स प्रोवाइड करेगा टू एंड फ्रॉम द डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर, और एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऑफर करेगा टू द फ्लीट कंपनीज एंड द कस्टमर। इसके अलावा जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है प्रोजेक्ट है, ये एक ट्रांसपोर्ट हब की तरह एक्ट करेगा, जिसमें आपको रेल, रोड, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की प्रोविजन प्रोवाइड करेगा, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर द पैसेंजर्स इन अ सीमलेस मैनर, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखो गाइस, आप देख सकते हो हमारी इंडिया में कौन कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। एक है दिल्ली से लेके मुंबई तक, ये कहाँ कहाँ से होकर जाता है, तो गाइस आप यहाँ पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक ये जाता है अमृतसर से कोलकाता, इसमें भी आप देख सकते हो इसके अंदर कितने कितने, जैसे राजपुरा पटियाला एमसी पंजाब जाता है, साहात हरियाणा, ठीक है, ये है, ठीक है, ये सब, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो जो भी हमने पढ़ा है, ये कहाँ तक जाता है, बेंगलोर से कोची तक, ये हमने पढ़ा कि इसको हम बनाएंगे कृष्णापट्टनम वाले को बनाएंगे और टुमाकुर बनाएंगे, ठीक है। और एक ये बनाया हमने विशाखापट्टनम से चेन्नई, ठीक है। 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से आप पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ से होके जाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। सबसे पहले क्या है, 3 इंडियन मिशंस इन एस्टोनिया, पराग एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। अभी नहीं क्या है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि कुछ इंडियन मिशन हम इन कंट्रीज में खोलेंगे, कौन कौन सी, एस्टोनिया, पराग और डोमिनिकन रिपब्लिक में, ठीक है। इससे होगा तो हमारी जो इंडिया की डिप्लोमेसी ऑफ कोर्स वो एक्सपेंड होगी, ठीक है। हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस अदर कंट्रीज का वो भी डीपन होंगे, हमारा बायलैटरल ट्रेड में ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स भी हमारी अच्छी होंगी, हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। पॉलिटिकल आउटरीच भी बढ़ेगी इन डिफरेंट कंट्रीज, और हम कुछ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है उनको भी अचीव कर सकते हैं। इंडिया का मिशन इन कंट्रीज में हमें विल ऑल्सो बेटर सिस्टम, इंडियन कम्युनिटी है हमारी इंडिया के लिए भी अच्छा है और हमारे अपने इंटरेस्ट भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैरादीप पोर्ट, आपको पता ही ओडिशा में है, कहाँ पे, ओडिशा में है, ठीक है। कैबिनेट ने अप्रूव किया कि हम एक प्रोजेक्ट डीपनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इनर हार्बर फैसिलिटी, जिसके अंदर किया है डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न डॉक, ताकि हम कुछ पैरादीप पोर्ट पे जो वेसल्स आती हैं उनको हम हैंडल कर सके। इस प्रोजेक्ट क्या हेल्प करेगा इन डीकंजेस्टिंग द पोर्ट। देखो गाइस, जो ट्रैफिक होता है पोर्ट में उनको एड्रेस करेगा, सी फ्लीट रिड्यूस करेगा, मतलब वहां का जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस करेगा। इस वजह से क्या होगा, जो वहां पे कोल का जो इंपोर्ट होता है उसको चीपर बना सकते हैं और जॉब्स क्रिएट करेंगे। पैरादीप एक मेजर पोर्ट आपको पता है जो कि ओडिशा में सिचुएटेड है। इसके अलावा जो हमारे टोटल 12 मेजर पोर्ट है उनका नाम आपको पता ही होगा, हमने कल या परसों पढ़ा था, कांडला मुंबई, JNPT जवाहरलाल, ठीक है, मुरमुगांव न्यू बेंगलोर, कोचिन कोलकाता, विशाखापट्टनम, इन्नौर, चेन्नई, टुटिकोरिन। इससे पहले क्या यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि 13 मेजर पोर्ट को भी सेटअप करेंगे, कहाँ पे, वाधवन पोर्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है कालाजार और विस्करल लिशमोनिस, ठीक है। अभी आपको पता होगा कालाजार कौन सी डिजीज है, ठीक है। कालाजार एक ट्रॉपिकल डिजीज है, इसमें क्या होता है, इरेगुलर फीवर होगा, आपका वेट लॉस भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, इवन आपका जो स्प्लीन और लीवर है इसकी स्वेलिंग भी हो सकती है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ, ये आपको पता होना चाहिए, प्रोटोजोआ डिजीज है, लीशमैनिया पैरासाइट की वजह से होता है और ये ह्यूमन्स में ट्रांसमिट हो जाता है। अगर आपको ये जो फ्लाई है, ये जो मधुमक्खी है, वो अगर आपको काट ले तो जो काला अजहर का एलिमिनेशन है ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में है अंडर द WHO नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है। इसके अलावा अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन्होंने काला अजहर का स्टेटस मान गया कि यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में क्या स्टेटस है और इंक्वायरी करिए, क्योंकि इन 4 स्टेट्स में ये जो काला अजहर है वो ज्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है, देखो गाइस, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसका, पब्लिक सेक्टर के साथ या गवर्निंग अथॉरिटी के साथ, जहां पे आप पे करते हो ताकि आपको सोशल आउटकम अच्छे मिल सके इन सर्टेन एरियाज।
ठीक है, एंड पासेस ऑन द पार्ट ऑफ द सेविंग अचीव टू द इन्वेस्टर। ठीक है, जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है ये आपको आउटकम बेस्ड टारगेट आता है जो आपको अचीव करने। सपोज करो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, पब्लिक सेक्टर का या किसी अथॉरिटी का, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया क्योंकि आपको कुछ आउटकम चाहिए अच्छे, लाइक आपको बेटर एजुकेशन चाहिए, इसका मतलब आपको चाहिए कि बेटर वहां पे आपके वहां पे स्कूल या कॉलेज एस्टेब्लिश हो। ठीक है, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस अथॉरिटी के साथ ताकि आपको कुछ बेटर सोशल आउटकम्स मिल सके इन सर्टेन एरिया। ठीक है, तो उसमें जो ये आउटकम बेस्ड टारगेट होता है, मतलब आप टारगेट एग्रीमेंट करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आप पहले ही बोल देते हो कि हाँ भाई मुझे को ये चाहिए, सिंपल बात ये है। ठीक है, अभी के जो पिंपरी-चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने अभी एमओयू साइन किया किसका, यूएनडीपी इंडिया के साथ, ताकि हम क्या कर सके, इंडिया का फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को क्रिएट कर सके। ठीक है, जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है ये हमारी पीसीएमसी को सपोर्ट करेगा ताकि हम अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव कर सके लोकल रेजिडेंट्स के लिए वाइल मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिस्क में। ठीक है, तो आपको सही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जियो इंजीनियरिंग क्या होती है, ये एक डेलिब्रेट लार्ज स्केल इंटरवेंशन है जो कि अर्थ के नेचुरल सिस्टम में कैरी आउट होती है ताकि हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को क्या कर सके, रिवर्स कर सके। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इस तरह की टेक्निक्स को इन्वॉल्व करेंगे जिसमें हम अपने ग्लोबल क्लाइमेट को फिजिकली मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, ताकि हम प्लैनेट को क्या कर सके, कूल कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको पता है कि हमारा इमिशंस क्या दिन पे दिन बढ़ी जा रहा है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि उस अपनी जो प्लैनेट है उसको हम थोड़ा कूल करना। ठीक है, कूल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बोर्ड है जियो इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने प्लैनेट अर्थ को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। दिस टेक्निक 3 कैटेगरीज में है। एक तो सोलर रेडिएशन मेडिशन होता है, मैनेजमेंट, मतलब कि जो भी हमारा जो सोलर मतलब कि किरणें आ रही है उसको हम क्या कर सके, उसको मैनेज कर सके, CO2 रिमूवल कर सके। आपको पता है आजकल कितनी ये टेक्निक्स चल रही है, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, और वेदर को मॉडिफाई कर सके। कुछ एग्जांपल है कुछ जियो इंजीनियरिंग के, जैसे CCS अभी बताया, ओशन फर्टिलाइजेशन और डंपिंग ऑफ आयरन और यूरिया टू स्टिमुलेट फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ, ताकि हम फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ बना सके, टू एब्जॉर्ब मोर कार्बन। ठीक है, क्लाउड ब्राइटनिंग कर सके, स्प्रेइंग सोल्ट वाटर टू मेक क्लाउड्स मोर इफेक्टिव। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था किस तरह चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया। ठीक है, तो इतना कुछ हो सकता है, टेक्नोलॉजी है भाई। नेक्स्ट है पोंग डैम लेक, पढ़ा है हमने ये पहले भी। ठीक है, पोंग डैम लेक क्या है, इसको भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ऑन द रिवर ब्यास इन द वेटलैंड ऑफ शिवालिक हिल और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, जिसको महाराणा प्रताप सागर का नाम दिया गया। ये ट्रांस हिमालयन फ्लाई पाथ में लोकेटेड है ऑन द वेरियस माइग्रेटरी बर्ड। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1983 में, और अभी ये रामसर साइट भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी क्या है, 750 से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है यहाँ पे डेड पाए गए हैं, और मतलब कि कुछ पता नहीं है कि किस वजह से डेड हुए हैं, अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस एट द पोंग डैम लेक इन द रिसेंटली। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए था। ठीक है, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर की मैगजीन खत्म होती है, और आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपनी 1 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।